के शिखर पर केसरिया ध्वज जो है वो लहराया। इस मौके पर उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। 7,000 से ज्यादा मेहमानों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया। इस ऐतिहासिक पल में राम मंदिर परिसर में श्री राम के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। पीएम ने पहली बार की राम दरबार में पूजा। राममय हो गई अयोध्या। ये पल दिव्य है, ये पल अद्भुत है, ये पल अलौकिक है। मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री ने जैसे ही राम मंदिर के शिखर पर राम ध्वज फहराया, राम मंदिर संपूर्ण हो गया। वो सपना पूरा हो गया जो सैकड़ों संतों और राम भक्तों ने कई सालों तक देखा था। अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही बटन दबाया, 11 फीट ऊंचा और 22 फीट लंबा तिकोना संपूर्ण त्रिभुज जैसा दिखने वाला ध्वज राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर लहराने लगा। संत झूम उठे। राम मंदिर परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। पीएम ने जैसे ही ध्वजारोहण के लिए बटन दबाया, ध्वज शिखर की ओर बढ़ गया। मंत्रों की गूंज के बीच प्रधानमंत्री उसे एकटक निहारते रहे। वो तब तक ध्वज को देखते रहे जब तक राम ध्वज शिखर पर लहरा नहीं उठा। और जैसे ही वो पल आया, प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर इस कभी न भूलने वाले पल को प्रणाम किया। उनके चेहरे की खुशी ये बताने के लिए काफी थी कि ये क्षण कितना महत्वपूर्ण है। धर्मध्वज फहराने से पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच व्यापक पूजन अर्चन संपन्न हुआ। यज्ञ कुंडों से उठती आहुतियों की सुगंध और नगाड़ों की गूंज ने समारोह को भव्यता प्रदान की। राम मंदिर के शिखर पर लहराते इस ध्वज को 6 कलाकारों ने 25 दिन में बनाया है। ध्वज पर कोविदार वृक्ष, सूर्य और ओम अंकित है। ध्वज का रंग अग्नि की ज्वाला, उगता हुआ सूर्य त्याग और भगवा समर्पण का प्रतीक है। राम मंदिर से करीब 4 किलोमीटर दूर से ही दिखने वाला यह ध्वज भयानक तूफान में भी सुरक्षित रहेगा। हवा बदलने पर बिना उलझे पलट जाएगा। इसके दंड पर 21 किलो सोना मढ़ा गया है। जिस मुहूर्त में राम ध्वज राम मंदिर के शिखर पर लहराया, उस समय प्रधानमंत्री, संघ प्रमुख मोहन भागवत, स्वामी गोविंद देवगिरी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत करीब 7,000 लोग वहां मौजूद थे। राम ध्वज फहराने से पहले प्रधानमंत्री और मोहन भागवत पहली बार राम दरबार पहुंचे। दोनों ने राम दरबार में पूजा और आरती की। प्रधानमंत्री ने सप्तऋषियों के दर्शन भी किए। वहां महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या का मंदिर है, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे। इससे पहले उन्होंने भगवान शेषावतार लक्ष्मण की पूजा की और जलाशय भी देखा। पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ माता अन्नपूर्णा मंदिर में भी पूजा अर्चना की। अंत में वो धर्म ध्वज लहराने पहुंचे और सालों पुराना सपना साकार हुआ। इस खास मौके पर रामलला को खास तरीके से तैयार किया गया। उन्होंने सोने और रेशम के धागों से बने पीतांबर वस्त्र धारण किए। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर में दर्शन की शुरुआत रामलला के इस अलौकिक रूप की आरती से किया। अयोध्या के लिए ये पल, ये दिन बड़ा था, इसलिए पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। शहर में 1000 क्विंटल फूलों के वंदन द्वार लगे। सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई और इस कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे। इसके बाद उनका रोड शो शुरू हुआ। फूलों से सजी अयोध्या नगरी में प्रधानमंत्री ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि परिसर तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो के दौरान स्कूल के बच्चों ने प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद
धर्म ध्वज लहराया। इस क्षण ने प्रधानमंत्री को भावुक कर दिया। राम मंदिर का सपना देखने वाले संत भी भाव विभोर हो गए। पीएम ने ध्वजारोहण के बाद राष्ट्र को सनातन परंपरा की अखंडता, आस्था और सांस्कृतिक स्वाभिमान का संदेश दिया, क्योंकि हिंदू धर्म में मंदिर पर ध्वज फहराने की परंपरा बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिरों पर फहराया गया ध्वज देवता की उपस्थिति का प्रतीक है। राम मंदिर पर लहराता यह ध्वज भी उसी का प्रतीक है। साथ ही इस बात का भी प्रतीक है कि त्रेता का उत्सव राघव के जन्म का था और कलयुग का यह समारोह उस मंदिर निर्माण के पूर्ण होने की घोषणा है। तो वहीं राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने इसे पीएम का सौभाग्य बताया। तो वहीं मंदिर दर्शन न करने पर इसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव का दुर्भाग्य बताया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता लगातार ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने राम मंदिर पहुंचकर ध्वजारोहण किया। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने राम मंदिर पर ध्वजारोहण करने को पीएम मोदी का सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का दुर्भाग्य है कि वे राम मंदिर दर्शन करने नहीं पहुंचे हैं। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है और मोदी जी का सौभाग्य है। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है और मोदी जी का सौभाग्य है। भद्राचार्य जहां अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, वहीं अखिलेश यादव ने राम मंदिर दर्शन करने के संकेत दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब इटावा में बनाए जा रहे श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, तब वो दूसरे मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूरा करेंगे। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कहा था कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ही वो दर्शन करने के लिए जाएंगे। देश लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है और यहाँ पर धार्मिक देश नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने यह साफ कर दिया कि एक जरूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया एसआईआर और इस बीच बंगाल में वोटर पुनरीक्षण का काम भी तेज हो गया है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी तकरार। बंगाल में एसआईआर पर मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल। बंगाल में जमा नहीं हुए 10 लाख एसआईआर फॉर्म। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं और इसे तुरंत रोकने की मांग कर रही हैं। उनके मुताबिक यह प्रक्रिया लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक और जरूरी प्रक्रिया है। बंगाल के राज्यपाल ने दावा किया कि राज्य में कुछ लोग एसआईआर को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और समाज में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। SIR is an essential process of our commitment to hold free and fair elections. Its aftermath is used for misleading people and even trying to create
dissensions in society and also exhorting people for mutiny and riots. India is strong enough to unearth any fake identity card or any fake attempt to enter into our territory and live here without valid permit from this nation. उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एसआईआर को लेकर गुमराह करने वालों के खिलाफ तल्ख है, तो इधर टीएमसी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हमें चुनाव आयोग पर अदृश्य दृष्टि रखनी होगी। अभिषेक के इस बयान ने राज्य की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट ला दी है। बंगाल में कटेंगे 10 लाख वोटरों के नाम। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की तरफ से चल रहे एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण में इस बार बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक अब तक 4 करोड़ 55 लाख फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं और इनमें से 10 लाख फॉर्म जमा नहीं हुए हैं, यानी ये 10 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। इन 10 लाख में 6.5 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे पाए गए जो अब इस दुनिया में नहीं है। बाकी नाम अनुपस्थित, मृत, डुप्लीकेट या स्थायी रूप से ट्रांसफर हो चुके हैं। राज्य में कुल 7 करोड़ 64 लाख फॉर्म बांटे गए थे और इसी के मुताबिक 99.75% वोटरों तक फॉर्म पहुंच चुका है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अभी करीब 4 करोड़ फॉर्म डिजिटाइज होने बाकी है, इसलिए वोटर लिस्ट से हटने वाले नामों की संख्या और बढ़ सकती है। इस बीच बंगाल में मतदाता पुनरीक्षण के काम में लगे बीएलओ के प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आई। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कई बीएलओ काम के दबाव के चलते प्रदर्शन करते नजर आए। तो सदियों बाद हर सनातनी का सपना पूरा हुआ, अयोध्या में प्रभु श्री पड़ा। इस रिपोर्ट में देखिए। जब आसमान में दिखा राख का गुबार, राख वाले बादल कर देंगे हैरान। इथियोपिया में 12 साल बाद फटा ज्वालामुखी, राख के बादल ने तय की 4300 किलोमीटर की दूरी। हेली गुब्बी का भारत पर असर, ये खौफनाक मंजर हर किसी को हैरान कर देगा। सैटेलाइट तस्वीरों से देखिए कैसे लावा धधक रहा था और कैसे फूटा धरती के अंदर धधकता ज्वालामुखी। ज्वालामुखी हेली गुब्बी। हैरानी की बात तो ये थी कि जो वोल्केनो शांत पड़ा था उसमें अचानक हलचल कैसे हुई। करीब 10-12 साल बाद अचानक ये ज्वालामुखी फटा। आसमान में राख के बादल गुबार दिखा, या कहीं राख वाले बादल। आखिर कहां फटा है ये ज्वालामुखी? दरअसल अफ्रीका के इथियोपिया के अफार इलाके में मौजूद हाईली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद 23 नवंबर 2025 को अचानक फट पड़ा। उसके बाद लोग हैरान रह गए। इन राख के बादल को देखकर लोग दौड़ लगाने लगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक विस्फोट ने लगभग 14 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुबार हवा में पहुंचा दिया। इस ज्वालामुखी का असर भारत में भी देखने को मिला। ये राख के बादल 25-45 हजार फीट ऊंचे हैं जो दिल्ली, राजस्थान और उत्तर भारत तक पहुंच गए। असर ये हुआ कि कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द या डाइवर्ट हुई हैं। दिल्ली में आनंद विहार, एम्स सफदरगंज के पास जहरीला स्मॉग छाया है और AQI 400 के पार पहुंच गया है। DGCA ने एयरलाइंस को राख वाले क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है। DGCA ने कहा था कि एयरलाइंस राख वाले इलाकों के ऊपर उड़ान ना भरे, उड़ान का रूट और प्लानिंग बदले। अगर किसी विमान को राख मिले तो तुरंत रिपोर्ट करे। दरअसल विस्फोट के साथ बड़ी तादाद में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 भी निकली है, जो जानकारों की माने तो जिसने पर्यावरण और सेहत पर असर को लेकर टेंशन बढ़ा दी है। जानकारों का कहना है कि अगर ज्वालामुखी अचानक ज्यादा SO2 छोड़ रहा है तो यह बताता है कि अंदर दबाव बढ़ रहा है, मैग्मा हिल रहा है और आगे और विस्फोट हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक होलोसीन काल में इसकी कोई गतिविधि दर्ज नहीं हुई थी, इसलिए यह विस्फोट हैरान करने वाला है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सेंटिनेल-2 और टूलूज वोल्केनिक एश एडवाइजरी सेंटर की रिपोर्ट में राख का गुबार हजारों किलोमीटर तक तेजी से फैलता नजर आया है।
इथियोपिया के हाईली गुब्बी ज्वालामुखी से उठा रात का गुबार लाल सागर पार करते हुए अरब प्रायद्वीप और भारतीय उप महाद्वीप की ओर फैला है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि इथियोपिया में ज्वालामुखी गतिविधि से बने रात के बादल भारत से दूर होते जा रहे हैं। ये बादल अब चीन की दिशा में बढ़ रहे हैं और मंगलवार शाम 7:30 बजे तक पूरी तरह भारतीय आसमान से निकल जाएंगे। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और फिलहाल चिंता की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।